नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की न्यूज़ एनालिसिस की श्रृंखला में मेन मुद्दे आपको बताएंगे कि कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में किस तरह के करंट अफेयर्स आते हैं। मेनली जो करंट अफेयर के टॉपिक्स रहते हैं जिन्हें न्यूज़पेपर से तैयार किए जाते हैं। आज के दोस्तों टॉपिक रहेंगे, इंडिया के पास सफिशेंट स्टॉक है, किस चीज़ का है वो आगे बताएंगे। VBG-RAM एक्ट क्या है, बिलेटेड वार्निंग क्या है, इंटरनेशनल बिग गेट अलायंस, नॉइज़ पॉल्यूशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन और नीलगिरी समर फेस्टिवल्स। ये दोस्तों आज तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक रहने वाले, बिल्कुल लाइट रहने वाले, जो आपको एग्ज़ाम के पर्पज़ से पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सबसे पहले टॉपिक से। सबसे पहला टॉपिक है VBG-RAM। इसका क्या मतलब है? VB मतलब होता है विकसित भारत, विकसित भारत, ठीक है। जी-RAM इसका फुल फॉर्म है VB मतलब विकसित भारत गारंटी फॉर रोज़गार एंड आजीविका मिशन। दोस्तों ये क्या है नई चीज़? एक्चुअली जो मनरेगा आपने पहले सुना होगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जो है, उसी का नाम बदल के 1 जुलाई 2026 से नाम बदल के VBG-RAM होने वाला है, क्योंकि ये अनाउंसमेंट हो चुकी है 11 मई 2026 को, जो कि यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी उन्होंने नोटिफाइड कर दिया है कि अब जो मनरेगा है या MG नरेगा है वो अब VBG-RAM एक्ट के नाम से जाना जाएगा। अब दोस्तों मनरेगा क्या था, VBG-RAM एक्ट क्या है, इसके बारे में आपको विस्तार से कहते हैं। की प्रोविजंस बताएंगे जो कि फैक्ट के तौर पे ही आपको काम आएंगे। सबसे पहले इंक्रीज्ड वर्क गारंटी। पहले दोस्तों 1 ईयर में 100 डेज़ की आपको गारंटी देते थे कि 100 दिन का आपको काम मिलेगा, बट अब क्या होता है दोस्तों, 100 दिन से 125 दिन कर दिया है। ये भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट क्या है। फंडिंग शिफ्ट। सबसे पहले स्टार्टिंग में जो मनरेगा था उसमें 100% वेजेस सेंटर ही देती थी। अब क्या होगा, जो सेंटर और स्टेट्स है उनके बीच में 60-40 का रेशियो होगा, 60% सेंटर 40% स्टेट्स। और नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स में क्या होगा, 90:10 का रेशियो है, 90% सेंटर और 10% स्टेट्स देंगे। एक ब्लैकआउट पीरियड दोस्तों इसमें बताया क्या है, ये पॉज या ब्लैकआउट पीरियड एक्चुअली होता क्या है, जो पीक एग्रीकल्चर सीजन रहता है जिसमें लेबर की, कारीगरों की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, उस टाइम पे ब्लैकआउट किया जाएगा। उस टाइम पे काम की कमी रहेगी, उस टाइम दोस्तों लेबर मेन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे। अब जॉब कार्ड कंटिन्यूटी, जिसके पास मनरेगा के जॉब कार्ड से उनको वही कार्ड वैलिड रहेंगे जब तक कि नए कार्ड कुछ बन के नहीं आ जाते हैं। डिजिटल मॉनिटरिंग तो जैसे पहले होते आई है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम से अभी भी होती रहेगी दोस्तों। आगे आपको बता देता हूँ, जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है 2005 में पास हुआ था पार्लियामेंट से, 2006 से लागू हुआ था, ठीक है। राइट टू वर्क के अंडर में आया था। इसमें क्या बोला गया था, 100 डेज़ का वर्क गारंटी मिलेगा। अब कितना हो गया दोस्तों, 125 है, यह ज़रूर रखना। फिर जो नरेगा था, नरेगा का नाम बदल के मनरेगा कर दिया था, ठीक है। कब किया था, अक्टूबर 2 2009 में किया था, ये ज़रूर याद रखना, 2 डेट्स। अब दोस्तों एक नया टॉपिक आया है नॉइज़ पॉल्यूशन का। ये एनवायरनमेंट के पर्पज़ से भी देख सकते हैं और साइंस के पर्पज़ से भी। एक्चुअली हो क्या रहा है दोस्तों कि ऐसा बोला जा रहा है कि बहरे होने की कीमत चुकानी पड़ रही है कुछ कार्यक्रम और कुछ जुलूस के कारण। होता क्या है कि तमिलनाडु में अभी जो जोसेफ विजय जी है TVK के पार्टी के, उन्होंने बोला है कि जो विसल्स होती है किसी भी कार्यक्रम के दौरान या स्पोर्ट्स के दौरान या कुछ और रैली के दौरान, तो वो जो विसल्स रहती, सीटियाँ रहती, उससे भी काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन होता है। नॉइज़ पॉल्यूशन इतना बढ़ चुका है कि वो लोगों के हेल्थ पे असर कर रहा है, लोगों के हेल्थ पे असर कर रहा है, तो वो दिल पे, दिमाग पे और अलग अलग सिस्टम पे असर करता है। तो उन्होंने कहा है कि जो एक सिंगल विज़ल भी है, मतलब एक छोटी सी सीटी भी है, वो 104 से 116 डेसिबल तक नॉइज़ पॉल्यूशन क्रिएट कर सकती है, जिससे हियरिंग डैमेज हो, कान में सुनने की क्षमता पर असर पड़ता है, ठीक है। जैसे देखा जाए कि जो जितने भी मॉनिटरिंग स्टेशंस लगे हैं 2019 में, देखा गया था कि 80% से ज़्यादा जितने भी मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं उसमें 80% से ज़्यादा स्टेशंस में
नॉइज़ पोल्यूशन मिला है, मतलब जितनी लिमिट थी उस लिमिट से ज़्यादा मिला है, उससे कारण हेल्थ रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है दोस्तों इस चक्कर में। तो एक कॉल फॉर चेंज हुआ है, एक चेंज लाया जा रहा है, वो आगे लागू होगा कि एक फंडामेंटल राइट्स के तौर पे आए कि लोगों में वर्क, रिलैक्स एंड स्लीप पे क्वाइट एनवायरनमेंट मिले। ठीक है, अब हो क्या रहा है दोस्तों कि इन्फॉर्मेंस चैलेंज क्या है, जो नॉइज़ पोल्यूशन रूल्स है 2000 एक्ट के तहत, ये याद रखिएगा कि नॉइज़ पोल्यूशन रूल्स कब आए थे 2000 में। ठीक है, तो इस पे वर्क किया जाएगा और कहाँ का स्टेशन से, मॉनिटरिंग स्टेशन से उस पर वर्क किया जाएगा और एक लिमिट रिवाइज करी जाएगी कितनी लिमिट होना चाहिए। ठीक है दोस्तों जैसे नॉइज़ पोल्यूशन के साथ साथ एक टॉपिक जोड़ा है मैंने इसमें बताया कि बार्सिलोना एक फ़ुटबॉल क्लब है, फुटबॉल टीम है, वो स्पेनिश लीग टाइटल जीत चुकी है 29, किसको हरा के, रियल मैड्रिड को 2-0 से। ठीक है, आइए दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि स्कूल्स टीचिंग, जो जितने भी स्कूल्स टीचिंग है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट उनको देखे कि वो चैरिटेबल बॉडीज़ है या नहीं। जैसे कहने का तात्पर्य ये हो रहा है कि कुछ स्कूल्स रहते हैं जो सिर्फ एजुकेशन पर्पस से रहते हैं और कुछ इंस्टीट्यूशंस रहते हैं जो सिर्फ धार्मिक पर्पस से रहते हैं, तो उन दोनों में आर्टिकल अलग अलग चलते हैं। पहला आता है आर्टिकल 26A और 30A। सुनिए, आर्टिकल 26A में क्या होता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, आप आपके रिलीजन को आप मैनेज करो, जैसा रखना चाहते हैं आप वैसा करो। ठीक है, और दूसरा आता है आर्टिकल 30, इसमें बोला जाता है कि माइनॉरिटीज़ को एस्टेब्लिश कर सकते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, अब दोस्तों हो क्या रहा है, कई जगहों पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस ऐसे हो रहे हैं या इंस्टीट्यूशंस ऐसे बन गए हैं कि वो रजिस्टर्ड तो आर्टिकल 30 के तहत रहते हैं कि वो उसमें माइनॉरिटीज़ को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना रहे हैं, बट एक्चुअली होता क्या है, एजुकेशन देने के बदले वो सिर्फ रिलीजियस अफेयर्स पढ़ाते हैं, जिससे उनका क्या बचपन से ब्रेन वॉश हो रहा है। तो आप भी समझ सकते हैं, अगर एजुकेशन के बदले आप सिर्फ रिलीजियस चीज़ें उनको पढ़ाएंगे, जिससे आप समझ पा रहे होंगे कि कौन ऐसे कर रहे हैं, तो उस चक्कर में सारी जो ब्रेन वॉशिंग की चीज़ है, जिसमें बच्चों का अधिकार है राइट टू एजुकेशन, उसका उल्लंघन हो रहा है, उसके कारण उनको सही शिक्षा समय पर नहीं मिल पा रही है। इसलिए वो आगे जाके उनका ब्रेन वॉश होते हुए वो सिर्फ एक धार्मिक राह पे ही चल पा रहे हैं, ना कि वो नीतिवत सोच पा रहे हैं कि क्या सही और क्या गलत है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक आता है चाइना शायद ही ज्वाइन करे अलायंस बिग कैट्स के लिए। हुआ क्या है दोस्तों, जो सीनियर एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ऑफिसर्स है उन्होंने एक लेटर या ऑफिशियल पार्टिसिपेशन के लिए बुलाया था चाइना को, बट एक्चुअली उनकी तरफ से ऐसा कोई समिट के लिए कोई रुझान नहीं दिख रहा है कि वो आएंगे नहीं। तो समझ लेते हैं दोस्तों कि बिग कैट्स का क्या है, किस चीज़ का कंजर्वेशन चल रहा है। तो हो क्या रहा है दोस्तों, IBCA एक अलायंस है। क्या है दोस्तों, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। इसमें कंजर्वेशन है कुछ स्पीशीज़ का, जो आपको मैं आगे बताता हूँ। ठीक है, इनिशिएट किया था इंडिया ने। ठीक है, इन्होंने एक इनविटेशन भी भेजा है चाइना के पार्टिसिपेशन के लिए, क्योंकि इंडिया सबमिट करने वाला है। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है चाइना शायद ही ज्वाइन अलायंस करे बिग कैट्स के कंजर्वेशन का। ये कौन सा कंजर्वेशन है, एक्चुअली क्या है, जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, IBCA कहते हैं, एक ग्लोबल कंजर्वेशन इनिशिएटिव है जो इंडिया द्वारा स्टार्ट किया गया था, जिसमें चाइना को भी इन्विटेशन दिया गया है, बट उनकी तरफ से कोई रुझान नहीं आ रहा है कि वो इस समिट में आएंगे या नहीं। अब ये बिग कैट कंजर्वेशन क्या है और क्या नहीं है, मैं आपको आगे अच्छे से बता देता हूँ। एक्चुअली जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, मल्टी कंट्री, बहुत सारी कंट्री मिलके कुछ कैट्स, बिग कैट मतलब टाइगर, लायन, इनकी स्पीशीज़ को कंजर्व करना चाहते हैं। ठीक है, अभी कौन कौन सी मेन स्पीशीज़ हैं, इसमें कॉलिशन ऑफ 96 बिग कैट रेंज कंट्रीज़ है। ठीक है, नॉन रेंज कंट्रीज़ भी है, जिसमें मेनली 7 बिग कैट्स को, हैबिटेट्स को कंजर्व करने का कहा जा रहा है। ठीक है, 96 बिग कैट रेंज कंट्रीज़ हैं, मतलब ऐसी 96 कंट्रीज जिसमें बहुत सारी बिग कैट्स हैं। ठीक है,
आइडिया जो था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का कब आया था, किसने दिया था? प्राइम मिनिस्टर के, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जी ने दिया था 2019 में। ऑफिशियली लॉन्च हुआ था अप्रैल 2023 में ऑन द 50वीं एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर को हुए थे जब, ठीक है। जैसे आपको पता होगा प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ था। ये क्यों स्टार्ट किया दोस्तों? कि इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को रोका जाए इन स्पीशीज़ के लिए, ठीक है, उनको कंजर्व हैबिटेट करा जाए, फाइनेंशियल टेक्निकल रिसोर्सेज को और बेहतर किया जाए, ठीक है, और क्लाइमेट चेंज का उन पे इफ़ेक्ट कम हो। अब दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि 7 बिग कैट स्पीशीज़ है, जिसमें कि 5 इंडिया में पाई जाती है। इंडिया में कौन कौन सी पाई जाती है? टाइगर, लायंस, लिपर्ड, स्नो लिपर्ड एंड चीता। और प्यूमा एंड जैगुआर नहीं पाई जाती है इंडिया में। वन टाइम बजट सपोर्ट कर रहा है गवर्नमेंट की तरफ से 150 करोड़ का फॉर IBCA फॉर 5 ईयर्स 2023-24 से 27-28 के लिए, ठीक है। अब गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या रहेगा दोस्तों? एक असेंबली ऑफ मेंबर्स है, स्टैंडिंग कमेटी और सेक्रेटरीट बना है इंडिया में, ठीक है। ये फ्रेमवर्क मॉडल कब बना था, ये किसके इंस्पायर कर बना था? इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बाद हुआ था दोस्तों। अब नेक्स्ट है दोस्तों, इंडिया हैज़ सफिशिएंट स्टॉक ऑफ फ्यूल कमोडिटीज़। गवर्नमेंट का कहना है कि इंडिया को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया के पास 60 दिन का क्रूड ऑयल नेचुरल गैस का स्टॉक है, प्लस 45 डेज़ का LPG स्टॉक रहता है, ठीक है। फाइनेंशियल फॉरेन रिजर्व में भी इंडिया को डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि $703 बिलियन का रिज़र्व है। ट्रेड सेफ्टी में क्या है? भारत के पास मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल है, कितना? 12,980 करोड़ का। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य ये है कि इंडिया को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जो संकट चल रहा है तेल, क्रूड, गैस का, ठीक है, इसके लिए दोस्तों जो गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है कि उसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं, सारी सप्लाई बराबर चलेगी। बट एक्चुअली होता क्या है, जो भी सप्लाईज रहती है वो लिमिटेड रहती है। अगर कुछ आगे चल के होता है तो लिमिटेड सप्लाई सिर्फ मेन ज़रूरी कामों के लिए यूज़ की जाती है। इससे इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो रहा है दोस्तों? अभी फ़िलहाल अपने देश में तो कोई ऐसा इम्पैक्ट पड़ नहीं रहा है पेट्रोल के प्राइसेस पर, बाकी प्राइसेस पे पड़ रहा है। हो क्या रहा है कि अपने देश में पेट्रोल के प्राइसेस नहीं हो रहा है, बट एक्चुअली अदर नेशन से उसमें 30 से 70% पेट्रोल का हाइक हो चुका है, इतना प्राइसेस का, ठीक है। और यहाँ इंडिया में क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि जो इंडिया के ऑयल कंपनीज है वो खुद ही जो नुकसान है देश में, जो नुकसान होगा जो प्राइसेस बढ़ने से, क्योंकि फिर इधर नीचे ऊपर से अगर ऑयल आते जाएगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर से नीचे ऑयल आते जाएगा तो प्राइसिंग बढ़ रही है, तो फिर नीचे रिटेलर तक कोई ऑयल नहीं खरीदेगा दोस्तों। तो फिर ऐसे इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है। तो जो मेन कंपनीज है गवर्नमेंट की, वो ही नुकसान उठा के और सभी को एक फेयर प्राइस में ऑयल पहुंचाने की प्रयास कर रही है दोस्तों। अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट ने कहा है कि फार्मर्स को अपने जो फर्टिलाइज़र का उपयोग है 50% तक कम कर देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है DAP यूरिया अधिकतर इम्पोर्ट ही करते हैं, और इम्पोर्ट करने में फिर अपना जो रिज़र्व है वो ख़त्म होता है, डॉलर में पैसे देना पड़ते हैं, ठीक है। तो अब डिस्क्राइब करता हूँ कि मेनली जो स्टॉक्स था कमोडिटीज़ का वो किस किस में है। जैसे नेचुरल गैसेस हैं, LPG है, क्रूड ऑयल है, ठीक है। उसके बाद अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट ने गोल्ड को भी कहा है कि गोल्ड का भी ख़रीदना बंद करें, क्योंकि गोल्ड ख़रीदने से भी डॉलर में पेमेंट होता है। तो ये सारी चर्चा ये नेक्स्ट पेज के लिए मैंने इलेबरेट में लिख रखी है। अगर आप और डीप में पढ़ना चाहते हैं तो नेक्स्ट के 2 पेज आप पढ़ सकते हैं। बाकी मेन चीज़ें वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब हुआ क्या है दोस्तों, एक्चुअली हुआ क्या है, जो रक्षा मंत्री है श्री राजनाथ सिंह जी, वो इस सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं कि वेस्ट एशिया में जो चल रहा है उससे क्या इम्पैक्ट होगा। तो इसमें एक मीटिंग हुई है जिनकी चेयर करी थी या चेयरपर्सन थे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, ठीक है। उन्होंने क्यों करी थी मीटिंग? क्योंकि मॉनिटर करना था डेवलपिंग सिचुएशंस जो हो रही है, जो सिचुएशंस डेवलप हो रही है, इंडिया के पास सफिशिएंट स्टॉक है दोस्तों। आप जैसा जान पा रहे हैं कि फ्यूल कमोडिटीज़ में, LPG में कितना रिज़र्व है अपने पास, कितना इंश्योरेंस है। तो ये आप इलेब्रेशन में मैंने लिखा है कि डीप में आपको पढ़ना चाहते
तो जैसे आपको पता है कि रक्षा मंत्री जो श्री राजनाथ सिंह जी है, वो क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं सिचुएशन को कि क्या चल रहा है और क्या इम्पैक्ट होगा। इसके रिगार्डिंग में एक इनकी लीडरशिप में राजनाथ सिंह जी की में एक मीटिंग होती है जिसमें रिस्क टू एनर्जी सिक्योरिटीज़ के रिगार्डिंग चर्चा होती है। क्या इम्पैक्ट रहेगा इंडिया की इकोनॉमी में, एनर्जी पे, सप्लाई पे, ये सब बातें होती है। तो इनकी 5th मीटिंग हुई थी 11 मई 2026 को। तो उन्होंने इस मीटिंग के बाद ही जो मैंने आपको बताया कि 60 दिन का क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, ये सारी चीज़ें अपने पास अवेलेबल है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। इस मीटिंग के बाद उन्होंने कहा था, ठीक है, मीटिंग हुई थी। दोस्तों एक बता दूँ कि एक फेस्टिवल है नीलगिरी समर फेस्टिवल, जो कि ऊटी में तमिलनाडु में होता है, जिसमें कि ऊटी के फ्लावर शोज, रोज़ शो होते हैं, स्पाइसेस, वहाँ के वेजिटेबल्स के बारे में बताया जाता है कि वहाँ की क्या क्या खासियत है। तो आप ज़रूर याद रखिएगा कि नीलगिरी समर फेस्टिवल, ये तो आपको पता रहेगा साउथ में है, बट एक्चुअली ऊटी में मनाया गया है, ज़रूर याद रखिएगा। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया है वन केस वन डेटा एंड सुसहाय चैटबॉट। ये दोनों क्या है मैं बता देता हूँ। जो इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है 53rd सूर्यकांत जी, उन्होंने 2 मेजर डिजिटल इनिशिएटिव लिए हैं। पहला है वन केस वन डेटा एंड सुसहाय चैटबॉट। वन केस वन डेटा क्या है कि कोई भी केस जुडिशल रिकॉर्ड्स में आता है तो ऊपर से लेकर नीचे तक उसका एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा, ठीक है। उसको ट्रैकिंग करने में आसानी रहेगा और वो ऑटोमेशन पे रहेगा, ठीक है। रियल टाइम केस ट्रैकिंग रहेगा, ठीक है। रिकॉर्ड्स रहेंगे उसके। तो जैसे एक ही जगह डेटा संकलित रहेगा तो उसमें क्या क्या स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस मिले, क्या हियरिंग्स हुई, तो एक जगह सारा डेटा मिल जाएगा, जिससे कि उस केस को सुलझाने में समय कम लगेगा और समझने में भी कम समय लगेगा। एक दूसरा सुसहाय चैटबॉट है, ये AI पावर्ड है दोस्तों। इसमें क्या रहेगा कि एक AI चैटबॉट बनाया गया है जिसमें कि सिटीजन्स के कुछ कोर्ट के रिलेटेड सर्विसेज जो पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इस चैटबॉट के द्वारा वो समझ सकते हैं, ठीक है। ये इनिशिएटिव क्यों लिया गया है कि पेपर वर्क को रिड्यूस करे, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा करे और सिस्टम को तेज़ बनाए। दोस्तों आज के करंट अफेयर्स के टॉपिक्स आपको कैसे लगे हैं? अगर मेरे द्वारा समझाए गए टॉपिक्स आपको समझ आए हैं, क्योंकि मैं क्विक और शॉर्ट में समझाता हूँ कि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए और कम समय में डेटा, फैक्चुअल डेटा प्लस थोड़ा सोचने वाला डेटा है जिसको कहते हैं मेंस पर्पस से, वो भी आपको मिल जाए और आप उसमें आप वर्क कर पाएँ। अगर ये समझ आया तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।